नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पाकिस्तान सिर्फ शांति वार्ता की मेजबानी नहीं कर रहा बल्कि अब ट्रंप को सलाह भी दे रहा है, जिस पर ट्रंप गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी जहाज पकड़कर तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है। ईरान साफ कह रहा है कि जवाब तय है, बस वक्त का इंतजार है। इस मुद्दे पर चीन भी अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। इधर भारत में सियासत भी गर्म है। जयराम रमेश ने पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने विश्वगुरु वाले दावे पर ब्रेक लगा दिया। इन सब खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। क्या हॉर्मुज नाकेबंदी को हटाएंगे ट्रंप? मुनीर की सलाह पर कर रहे विचार। यूएस ने पकड़ा ईरानी जहाज, ईरान बोला जवाब तैयार था पर हम रुक गए। ईरान की 2 टूक यूरेनियम नहीं देंगे, ये हमारी शान, डील में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट जांच की मांग, बोला ठोस सबूत लेकर आओ। पाकिस्तान करा रहा शांति वार्ता, कांग्रेस बोली मोदी सरकार की विदेश नीति फेल। हॉर्मुज और ईरान की बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी या हटा दी जाएगी, इसका फैसला ट्रंप खुद से नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाह से कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। मुनीर ने ट्रंप से साफ कहा कि ईरान पर लगी नाकाबंदी ही बातचीत में सबसे बड़ी बाधा बन रही है, यानी जब तक कि ये घेराबंदी खत्म नहीं होगी तब तक शांति वार्ता आगे बढ़ना मुश्किल है। खास बात तो ये है कि ट्रंप ने मुनीर से बात भी की और ना इसे हल्के में भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो इस सलाह पर गंभीरता से विचार करेंगे। इस बातचीत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अब कोई भी फैसला खुद से नहीं कर पा रहे? क्या वो पाकिस्तान की सलाह पर ज्यादा विचार कर रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले कार्गो जहाज टोस्का को जबरन रोक लिया और कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नेवी के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जहाज को इंजन रूप में धमाका करके रोका ताकि वो हॉर्मुज के पास लगी नाकाबंदी को तोड़कर आगे ना बढ़ सके। इसके बाद अमेरिकी मरीन कमांडो जहाज पर चढ़े और अब उसकी जांच कर रहे हैं। वहीं ईरान ने इस कार्रवाई को सीधा सीधा समुद्री डकैती बताया है और चेतावनी दी है कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के सैन्य कमांड ने साफ कहा कि यह हमला उसकी संप्रभुता पर चोट है और इसका जवाब देना तय है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले का जवाब तैयार था लेकिन आखिरी वक्त पर रोक दिया गया। ईरान के सैन्य मुख्यालय खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने बताया कि अमेरिकी नौसेना ने टोस्का विमान के नाम के ईरानी कंटेनर जहाज पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने दावा किया कि उसकी पूरी सेना तैयार थी, करारा जवाब भी दिया जाता, लेकिन जहाज पर मौजूद क्रू के परिवारों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई टाल दी गई। उधर अमेरिकी नेवी का कहना है कि जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, इसलिए इंजन रूम में धमाका कर उसे रोका गया। हमले के बाद ईरान ने जवाब में ड्रोन अटैक भी किए, जिससे पूरे इलाके में तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका द्वारा ईरानी कार्गो जहाज को जबरन रोकने और कब्जा करने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने साफ कहा कि हॉर्मुज की स्थिति बेहद संवेदनशील और जटिल है। ऐसे में सभी देशों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को फोर्स्ड इंटरसेप्शन यानी कि जबरन रोकना बताया और चेतावनी दी कि इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। चीन ने अपील की कि सभी पक्ष सीज फायर समझौते का पालन करें और ऐसा माहौल बनाएं जिससे हॉर्मुज के जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली अगली बातचीत पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक हमने अगली वार्ता को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया कि वो एक तरफ तो बातचीत भी बात करता है और दूसरी तरफ जमीन पर उल्टा काम करता है। ईरान का दावा है कि सीज फायर के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी कार्रवाई, यहाँ तक कि एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला भरोसे को तोड़ रहा है। बघाई ने साफ कहा कि अमेरिका का रवैया डिप्लोमेसी के खिलाफ है और इस दोहरी नीति ने ईरान का भरोसा पूरी तरह हिला कर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अब हर कदम पर अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही अपने कदम उठाएगा। ईरान का ये भी कहना है कि पिछले 1 साल में अमेरिका ने 2 बार कूटनीति से धोखा दिया है, इसलिए अब हर फैसला बेहद सोच समझ कर लिया जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता की खबरों के बीच ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से साफ साफ संदेश दे दिया है कि परमाणु यूरेनियम पर कोई सौदा नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम किसी दूसरे देश को भेजने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इसे सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व और बलिदान की पहचान बताया। बघाई ने कहा
कि जैसे हमारी मिट्टी पवित्र है वैसे ही हमारा यूरेनियम भी पवित्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये परमाणु क्षमता ईरानी लोगों की मेहनत, कुर्बानी और वैज्ञानिक उपलब्धि का नतीजा है, इसलिए इसकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। बगाई ने यह भी कहा कि अगर ये इतना अहम नहीं होता तो दुश्मन इसके पीछे इतने हमले और साजिशें क्यों करता। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ईरान का दावा, अमेरिका ईरान नहीं कर पाए मकसद पूरा। यूएई की चेतावनी, मदद नहीं की तो चीन से जोड़ेंगे नाता। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 लाख नए वोटर पर तुरंत सुनवाई से इनकार। कांग्रेस का हमला, ये महिला आरक्षण नहीं मोदी संरक्षण है। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका और इस्राइल पर जोरदार हमला बोला है। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने साफ कहा कि अमेरिका और इस्राइल दोनों ईरान के सामने फेल हो गए। जलाली ने कहा कि ये लोग कहते थे कि कुछ ही दिनों में ईरान को झुका देंगे, सरकार बदल देंगे, लेकिन आज तक एक भी मकसद पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि पहले तो ये रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, फिर बात बदलकर सिर्फ हॉर्मुज खोलने तक आ गई, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, जलाली ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप युद्ध में नहीं कर पाए वो बातचीत की मेज पर भी नहीं कर पाएंगे और बातचीत फेल हो जाएगी। ईरान, इस्राइल, अमेरिका के बीच जारी जंग में मौतों का आंकड़ा जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ईरान के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख अब्बास मस्जिदी के मुताबिक अब तक इस जंग में कम से कम 3,375 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि 383 मासूम जिंदगियां भी इस जंग की आग में झुलस गईं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 2,875 पुरुष और 496 महिलाएं हैं और अभी भी कुछ शवों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि ये साफ नहीं बताया गया है कि कितने आम नागरिक थे और कितने सुरक्षा बल के लोग, लेकिन इतना तय है कि जंग की कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ रही है। ईरान युद्ध में और फंसने जा रहा है, अमेरिका को अब यूएई ने चेतावनी दे दी है। दरअसल ईरान अमेरिका जंग की वजह से यूएई का तेल व्यापार और डॉलर की कमाई पूरी तरह ठप हो गई है। अब यूएई ने अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका से लाइफलाइन मांगी है। अमीरात के सेंट्रल बैंक ने गुपचुप तरीके से अमेरिका से डॉलर की सप्लाई बढ़ाने की गुहार लगाई है। दरअसल हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से यूएई के तेल से होने वाली डॉलर की कमाई रुक गई है। ऊपर से ईरान की मिसाइलों ने अमीरात के तेल ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हालत यह है कि विदेशी निवेशक डर रहे हैं और अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। यूएई ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर डॉलर नहीं मिले तो वो चीन की करेंसी युआन अपना लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के बाजार में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। हालांकि अमेरिकी बैंक फिलहाल इतनी आसानी से मदद देने के मूड में नहीं दिख रहे। अमीरात ने आनन फानन में भारी ब्याज लेकर कर्ज लेकर अपना काम चलाने की कोशिश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करीब 7 लाख नए वोटर जोड़ने के मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट के सामने मौखिक तौर पर शिकायत रखी कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के जरिए बड़े पैमाने पर नए वोटर जोड़ दिए हैं, जो कोर्ट के पहले आदेश के खिलाफ है। लेकिन बेंच की अगुवाई कर रहे सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कह दिया कि ऐसे मौखिक आरोपों पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। अगर चुनौती देनी है तो सही तरीके से याचिका दाखिल करें। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कुछ ठोस लेकर आइए, तभी हम सुनवाई करेंगे। महिला आरक्षण बिल पर सियासत अब और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये पूरा मामला महिलाओं के हक का नहीं बल्कि राजनीति का खेल था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये महिला आरक्षण नहीं, मोदी का संरक्षण था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को जबरदस्ती लागू करना चाहती थी, लेकिन लोकसभा में बिल पास नहीं होने से ये कोशिश नाकाम हो गई। कांग्रेस ने इसे बुलडोजर पॉलिटिक्स की हार और लोकतंत्र की जीत बताया। साथ ही पार्टी ने मांग की है कि मौजूदा लोकसभा सीटों पर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, या तो मई के अंत तक या फिर मानसून सत्र में नया बिल लाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कहना है कि सरकार अगर सच में महिलाओं के लिए गंभीर है तो 2024 से ही इसे लागू करना चाहिए था। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका के बीच शांति वार्ता करा रहा है। इसी को लेकर भारत में पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भारत को अपनी विदेश नीति की रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान आज कथित तौर पर अमेरिका ईरान शांति वार्ता का दूसरा दौर होस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति पाकिस्तान को अलग थलग करने में नाकाम रही है, बल्कि पाकिस्तान को एक नया रूप और पहचान मिल गई है जो उस छवि से बिल्कुल अलग है जिसे मनमोहन सिंह ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद बनाने में कामयाबी पाई थी। जयराम रमेश ने लिखा,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ बयान पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे, वो अब राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट बन गए हैं। उन्होंने लिखा कि ये मोदी जी की विदेश नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति और तरीकों को पूरी तरह बदलने की जरूरत है, जो मोदी जी करने में सक्षम नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि भारत अभी विश्व गुरु नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए। जोशी का मानना है कि हम पुराने समय में तो विश्व गुरु जरूर थे, लेकिन आज हम खुद को विश्व गुरु कहें, ये सच्चाई से कोसों दूर हो गया है। उन्होंने आईना दिखाते हुए कहा कि सिर्फ बोलने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता, इसके लिए हमें ज्ञान और भाषा की गहराई में उतरना होगा। जोशी की ये नसीहत अब राजनीतिक गलियारों में खूब सुनी जा रही है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.